अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बोलो A1 टेलीविज़न से मैं हूँ आपका मेज़बान शहरयार अहमद। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मारूफ पॉलिटिकल एंड सोशल वर्कर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट वुमेन विंग की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वुमेन एम्पावरमेंट स्टैंडिंग कमेटी की मेंबर हैं, इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की भी मेंबर हैं। मेरे साथ हैं पीपल्स पार्टी की मारूफ रहनुमा नाहिद बदूद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आज हम मैडम ईद उल अज़हा के हवाले से प्रोग्राम करेंगे। हमारे पॉडकास्ट में जनरली बहुत सारी बातें हम डिस्कस करते हैं, आपके पॉलिटिकल कैरियर के बारे में भी बात कर सकते हैं और आपकी सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के हवाले से भी। लेकिन आज हम ज़्यादा फोकस करेंगे ईद उल अज़हा के और इसके मिशन के बारे में, इसके अगराज़ व मकासद के बारे में, क्योंकि अब जो इस वक़्त जो ट्रेंड चल चुका है मीडिया का, हम ये देखते हैं मैडम कि कैमरामैन वो रिपोर्टर जो होते हैं मंडियों में चले जाते हैं, मवेशी मंडियों में, और वहाँ जाके बड़े-बड़े आपको दिखाएँगे, जानवर दिखाएँगे और फिर उनकी कीमतें बता के लोगों के अज़हान को जो है मग़लूब करते हैं। तो जो आपका हमसाया है वो बड़ा बकरा, दुम्बा, ऊँट लाने की कोशिश में आपकी तज़लील कर रहा होता है इनडायरेक्टली, क्योंकि फिर जो आपसे मुराद आम आदमी की जो हमारे माशरे में ये इस्तेदाद नहीं रखता इतनी महँगी कुर्बानी करने की। इस हवाले से मैं चाहता हूँ कि आपका क्या नुक्ता नज़र है और आप अपनी कुर्बानी के अगराज़ व मकासद कैसे मद्देनज़र रखती हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। आपकी बात कुर्बानी का, जैसे हमें पता है कुर्बानी का जो लफ्ज़ है उसका मतलब ही है कि देना, कुर्बान करना कुछ चीज़। अब इस्लामी तौर पे हमें एक जानवर की कुर्बानी करनी है जो कि अल्लाह की तरफ से हुक्म है और हम करेंगे सुन्नत इब्राहिमी को जी। फ़ॉलो करते हुए। लेकिन हमें अपने आस-पास जो लोग हैं उनका भी ख़्याल रखना है। ये सिर्फ़ इस्लाम में उस कुर्बानी में 3 हिस्से क्यों रखे गए हैं? एक अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए और एक गरीबों के लिए। बिल्कुल। इसलिए कि जो नहीं कर सकते उन तक उनका हिस्सा जाए। तो कुर्बानी में वो बेशक वो अपनी कुर्बानी वहाँ नहीं कर पा रहे, लेकिन वो जब उनको अपना हिस्सा मिलता है तो वो इस ईद की खुशियों में शामिल होते हैं। और ये जो आप कह रहे हैं कि जी बकरा मंडी में लोग जाते हैं, बड़े-बड़े जानवरों के बड़ी-बड़ी कीमतें देख के बड़ी हैरत भी होती है और मुझे लग रहा होता है कि कई दफ़ा जब एंकर पर्सन जाते हैं तो उसके बाद ये होता है कि वहाँ के रेट बढ़ जाते हैं। बिल्कुल दूसरी ऐसा ही जगह है। जहाँ सस्ते मिल रहे होते हैं, वो जब वो टीवी का वो शो देखते हैं, तो वो अपने बकरों की भी कीमतें उसके हिसाब से लगाना शुरू हो जाते हैं। जी, बिल्कुल। जी, जी। आप मुझे ये बताइएगा, देखिए जो कुर्बानी है वो तो ज़ाहिर है साहिब इस्तात पर फ़र्ज़ है और हमने ये देखा है कि इसमें ऐसे लोग भी जो अपने बच्चों की फ़ीसें नहीं दे पाते, जो अपने बिजली के बिल नहीं दे पाते, वो भी अपने ऊपर इसको एक बंदिश और एक फ़र्ज़ समझकर अदा करने की हद और इम्कान कोशिश करते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है। मैंने खुद लोगों को मना भी किया है कि तुम कुर्बानी के अहल नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा खर्चा ही पूरा नहीं होता, तुम मकरूज़ हो। उसके बावजूद उसने मेरी बात नहीं मानी और बकरा ले आया। कहता है जी बीवी बच्चे जो है ना शोर मचाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि एक मर्द पर ये जो बोझ है, जो कि किसी गैर शरई सा हो जाता है, क्योंकि उस पे इस्तात नहीं, साहिब इस्तात नहीं होता, तो क्या ऐसी ख़वातीन को भी आप कोई ताकीद करेंगी, तलकीन करेंगी, कि उनको मैसेज देंगी? क्योंकि अक्सर मर्द जो हैं अपनी घर की वजह से भी ऐसा अमल करने पर ऐसे मजबूर होते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा होता है। असल में इस्लाम में तो ये है ना कि आप अहले निसाब हो, आप करें, हुँ। ठीक है? लेकिन अहले निसाब आप देखिए किसको कहेंगे कि जो वो तो ख़ैर एक इस्लामी हम किसी मौलाना साहब से भी इस मामले में बात कर सकते हैं। अभी मैं आ रही थी तो रास्ते में रेडियो लगा हुआ था हुँ। गाड़ी में, तो उसमें उन्होंने मौलाना साहब ने ये कहा कि जब आप अपने सारे इखराजात पूरे कर लें उस तनख्वाह से कि आप अहले निसाब हैं, आपने बिजली का बिल भी दे दिया, आपने बच्चों की फीस भी दे दी, फिर अगर आपके पास एक्स्ट्रा इतना है कि आप बकरे की कीमत अदा कर सकते हैं और बाकी का महीना भी गुजार सकते हैं, फिर आप खरीदें बकरा। जी, वही बात जो अभी मैं कर रहा हूँ, तो बिल्कुल। आपने इत्तेफ़ाक से आज इस पे आपने सुना भी है आज ये। मैंने सुना भी है और ये मुझे बात अच्छी लगी। तो इस तरह लोगों को पता होना चाहिए और जो जितनी घरेलू ख़वातीन हैं, वो कम से कम प्रेशराइज़ नहीं वो करें अपने हुँ। मियाँ को कि हर सूरत चाहे रिश्वत ले, चाहे जो भी करे, हाँ, हर उस बकरा पे ज़रूर लेकर आए। ऐसा ही है, तो बिल्कुल। अगर वो
मुनासिब समझे कि उसको इतनी है, अपने ताकत है खरीदने की, तो फिर तो ले। अच्छा, एक और चीज़ है मैडम जी, जी। कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान पाक में कि मुझ तक कुर्बानी का गोश्त और खून नहीं पहुँचता, नीयत और तकवा पहुँचता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये हमारा जो मीडिया है और ऐसे लोग जो शो ऑफ करते हैं अपने जानवरों को, फिर उसकी पिक्चर्स लगाते हैं, फिर फ़ेसबुक पे डालते हैं, तो आपको नहीं लगता, मुझे तो लगता है फिर उनको कुर्बानी का मकसद पूरा नहीं हुआ वो उनका। तकवा नहीं रहता, वो एक शो ऑफ हो जाती है। वो एक दिखावा हो लोगों जाता के है ना, दिखावा आ जाता है। जैसे कि एक और जगह इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने कि ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे रोज़े और नमाज़ें रोज़े क़यामत उनके मुँह पर दे मारी जाएँगी क्योंकि वो दिखावे की हैं। बिल्कुल, नमाज़ों का भी इसी तरह है। अगर जी। आप दिल से जो रूह के साथ उस चीज़ की रूह के साथ अदा की जाती है, वो उसका जो अल्लाह ताला मकसद है वो ये है कि कुर्बानी का भी हमें दिखावा नहीं करना है। हमने गरीब लोगों को एक टाइम पे अपने साथ मिला के खिलाना भी है, ताकि वो भी खा सकें। तो 3 हिस्से हम इसीलिए दे रहे हैं ना। अच्छा, ये जो 3 हिस्से वाली बात है जी, जी। और जो आपने गरीबों की बात की कि उनको भी देना है। मैंने ऐसे देखा है कि अक्सर घरों में जो एक हिस्सा खुद ले लेते हैं साहिब इस्तिताअत, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों को देते हैं, तीसरा हिस्सा गरीबों के लिए। तो वो हिस्सा भी वो 1-1 महीना, डेढ़-डेढ़ महीना डीप फ्रीज़र में रखा होता है और वो फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसके हवाले से क्या कहेंगी? क्या उनको वो भी नहीं दे देना चाहिए उनको जो गरीबों को जो नहीं खा पाए? बिल्कुल, फ्रीज़ कर देना भी जो है वो गलत बात है, और जो आप कह रहे हैं ना रख लेते हैं, और बाकी मैंने यहाँ ऐसा भी देखा है कि जो सबसे खराब वाले पोर्शन होते हैं, मतलब गोश्त के जो इतने वो अच्छे बाँटे नहीं जाते होते हैं, वो गरीब लोगों को दिए जाते हैं। और ऐसा अच्छे है। वाला पोर्शन जो है वो बेहतरीन दोस्त जिसके घर पहले ही 3-4 बकरे हो रहे होंगे, फिर एग्ज़ैक्टली। ऐसे होता है बेहतरीन रान उन रिश्तेदारों को जारी होती है कि जो उनके ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। गरीब बंदे बेचारे को कुछ फेफड़े कुछ ये करके चीजें करके और उनको दिए जाते हैं। तो उस चीज को नहीं देखना चाहिए, बल्कि पूरे गोश्त को करके इकट्ठा इक्वली करके डिस्ट्रीब्यूट उसके करना चाहिए इक्वली सबको। डिस्ट्रीब्यूट करना है। नहीं तो मकसद खत्म हो जाता है, आप उसकी रूह को खत्म कर देते हैं, जो कुर्बानी की रूह है उसको खत्म कर देते हैं, तो जो इसमें अल्लाह का एक हुक्म और है। चीज़ भी तो है ना, देखिए जैसे हमारा मीडिया है, सब हम्म, के सब चैनल उसी तरफ दौड़ लगाते हैं। अब ईद उल अज़हा जब है, तो आपको देखा है आपने हफ़्ता 10 दिन पहले से शोर-शराबा शुरू हो गया, बिल्कुल। उसपे ड्रामे बनने शुरू हो जाएँगे, कॉमेडी बननी शुरू हो जाएगी। और हम उस वक़्त से देख रहे हैं पीटीवी के दौर से कि जब कॉमेडी के ड्रामे बनते थे, इतना इम्पोर्टेंट मैसेज है ये सुन्नत इब्राहिमी का। इसमें एक सैक्रिफ़ाइस है मैडम, जो अपनी ज़ात की नफ़ी करनी है। जब अब एक बेटे ने अपने बाप से कहा कि आपने जो ख्वाब देखा है, मैं वैसे ही आप मुझे ज़िबा करें। तो इतनी बड़ी कुर्बानी का एक सिम्बॉलिक है ये कि आपने अपनी अना को भी कुर्बान करना है, अपने गुस्से को भी कुर्बान करना है, बिल्कुल। अपने रिश्ते नातों को बचाने और के लिए। इस हवाले से क्या कहती हैं ये आप? तो बिल्कुल आपकी सही बात है। इसके अलावा मैं एक और बात भी कहना चाहूँगी कि एक बेटे की फर्माबरदारी भी इसमें दिखाई गई। जी हाँ, फर्माबरदार। फर्माबरदारी कि आपको अपने माँ-बाप का कितना ज़्यादा, अपने ऐसे वालिद का मैसेजेस के ड्रामे नहीं बनते हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ड्रामे सिर्फ़ कॉमेडी में बन रहे हैं कॉमेडी ऐसे। बन रही है। ये नहीं दिखा रहे तो कि ये भाई किस तरह ज़िम्मेदार फिर हमारा मीडिया तो इस समाज को तबाह करने में, माशरती इक़दार तबाह करने में आप नहीं समझती कि मीडिया का ज़्यादा हाथ है? मीडिया का अगर पॉज़िटिवली काम करें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इस वक़्त माशरे को काफ़ी हद तक नुकसान दे रहा है। जी हाँ। अगर उनको सही रास्ते पे ले आएँ, सही ट्रैक पे बच्चों के लिए भी सही चीज़ें दिखाना शुरू कर दें, ड्रामा सही दिखाना शुरू कर दें। अभी इस वक़्त आप अगर मीडिया को उठा के देखें तो अगर ड्रामा कोई भी देखते हैं, उसमें इस किस्म के रिलेशनशिप दिखा रहे होते हैं कि आप हैरान हो जाते हैं कि अच्छा ये भी होते हैं। जी। मतलब अजीब किस्म की स्टोरीज़ हैं, अजीब किस्म की हैं, और वो रियलिटी से बहुत दूर, जो फैमिली को फ़िक्शन में, तबाह कर रहे हैं, ऐसे फैमिली को ऐसे ड्रामे हैं कि जो आप अब बैठ के देख एक्स्ट्रा नहीं सकते, मैरिटल अपनी रिलेशनशिप फैमिली है, के हाँ, साथ बैठ बिल्कुल। के नहीं देख सकते। नहीं हमारे देख दौर में सकते। पीटीवी में जब आप पूरी फैमिली के साथ एक ड्रामा देख सकते थे, देखते थे, अभी बिल्कुल। आप देखते हैं कि ससुर दामाद पे आशिक है, तो बिल्कुल साली ऐसे ही है, बहनोई के साथ बहनोई। भाग रही है। तो ये जो कुछ 2 भी दिखा बहनें रहे हैं हैं कि भाई के साथ। अभी मैं पीछे एक हाँ, ड्रामा को देख रही थी तो वापस सोच रही थी कि रियलिटी में तो कभी ऐसा हमने कभी नहीं सुना देखा हम नहीं है। लोगों ने। लेकिन ये जो कुछ भी दिखा रहे हैं यहाँ मीडिया में, ये इन्होंने ही हमारे माशरे को तबाह किया है। और इसका और इन्फ्लुएंस इंडिया का है। इंडिया का इन्फ्लुएंस भी है और फॉरेन के भी काफ़ी मैडम उसमें एक चीज़ इन्फ्लुएंस। और मैं आपको बताऊँ,
इन्फ्लुएंस तो वही होता है फिर वो जो ज़्यादा वीक होता है। आप देखें, हमें तो ये कहा गया था बचपन से कि इस्लाम सारी दुनिया पे गालिब रहेगा, इस्लाम की अपनी अक़दार हैं, एक बहुत मज़बूत दीन है। लेकिन मैंने देखा पूरी दुनिया अपना एक कल्चर दिखाती है, कभी सऊदी अरब, दुबई आप चले जाएँ, वहाँ आप सेंट्रल एशिया चले जाएँ, तो आप वहाँ के जब चैनल लगाएँगे तो वो तमाम चैनल रिफ्लेक्ट करेंगे उनकी सोसाइटी का, उनके कल्चर को। लेकिन हमारा पाकिस्तानी मीडिया जो है भारत से इन्फ्लुएंस्ड है और जो गंद वहाँ से आता है, वो यहाँ दिखाते हैं। इवन के पाकिस्तान में उससे ज़्यादा बुराइयाँ हैं। भारत जो अपना मीडिया दिखाता है, उसमें वो अपनी तमाम अक़दार दिखाता है, शादी की, मौत की, खाने की, अपने कल्चर का बहुत अपना प्रचार ड्रेसेस करते की हैं। प्रचार करता है। हाँ। हमारे यहाँ हमें ना अपने फूड में अपना कल्चर नज़र आता है, ना पहनने में, बिल्कुल। ना रहन-सहन में। तो अच्छा चलें ये बात, अब इस बात को थोड़ा बदलते हैं। आप मुझे ये बताएँ कि आप डॉक्टर भी हैं साइकोलॉजी की जी, जी। और फिर आप एजुकेशन के हवाले से भी आपने बड़ा काम किया है। आप मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में जाके बात करती हैं। अपने इस प्रोफ़ेशन के हवाले से हमें कुछ थोड़ा आगाह कीजिए। जी, और तकरीबन आपका क्लिनिक भी है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं इस हवाले से यही कहूँगी कि प्रोफ़ेशनली कुछ चीज़ें जब तक आप उसमें एक्सेल नहीं करते तो आपका नाम नहीं होता। तो आपको हर चीज़ को बड़ा होल्ड करके चलना पड़ता है। अब मैं अपने साइकोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ाती भी हूँ। ठीक है, अच्छा। मैं ए लेवल्स की क्लासेस भी लेती हूँ, यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लासेस लेती हूँ। तो इसमें मुख्तलिफ हम लोग क्लिनिकल साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं, उसमें हम बिज़नेस साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं, उसमें कंज्यूमर साइकोलॉजी भी, मतलब मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं जो कि स्टूडेंट्स को, अब सिर्फ एक क्लिनिकल नहीं, इस वक़्त बहुत वास्ट हो चुका है साइकोलॉजी का सब्जेक्ट और इसमें मुख्तलिफ ब्रांचेस आ गई हुई हैं जो कि अब बच्चे बड़े शौक से लेते हैं, करते हैं। अच्छा, इसमें साइकोलॉजी में जी, जी। एक मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। जी, जी। आप इसका बताएँ कि इसका आप क्या इसका हल होता है? जैसे आप किसी का ट्रीटमेंट कर रही हैं, हुँ, हुँ। उसको साइकोलॉजिकली उसको आप डील कर रही हैं, उसको कोई इश्यूज़ हैं मेंटल हेल्थ के। आप उसके साथ उसको ठीक करने के लिए जो कुछ भी आपने तालीम हासिल की है, वो आप अडॉप्ट करते हैं प्रोसीजर, बिल्कुल। तरीकाकार। तो दूसरे दिन, चौथे दिन उसको कोई और इश्यू क्रिएट हो जाता है। फिर क्योंकि समाज में हर वक़्त आपके माशी और समाजी हालात और आपकी अक़दार बदल रही हैं, आपकी जिस्मानी और रूहानी तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो ये तो एक प्रोसीजर है पूरी ज़िंदगी का। ये आप आज किसी से ट्रीटमेंट लेने के लिए जाएँ और अगर वो आप 1 महीने का टाइम दे दे, तो 1 महीने बाद आपकी वो बीमारी डिसअपीयर हो जाती है और एक नई चीज़ आप में उलझन पैदा हो चुकी होती है। वैसे तो ऐसा रेयर केसेज़ हुए हैं, बहुत रेयर केसेज़ ऐसे कोई सामने अच्छा। आए हैं। जनरली यही होता है कि जैसे एंग्ज़ायटी के पेशेंट हैं या ओके। डिप्रेशन के हैं, इसी तरीके से थोड़ा-सा इंटर रिलेटेड होते हैं ऑलरेडी। ओके, ठीक क्योंकि है। जब बहुत ज़्यादा सोसाइटी का प्रेशर होता है, कई जगह पर आपको कमर्शियल कुछ मुस्तकिल चल रही होती है मुस्तकिल प्रॉब्लम्स। चल रही होती है, साथ अलोंग ठीक विद है। दैट सिर्फ एक ओके। वजह से आपको एंग्जायटी नहीं होती, बहुत सारी वजूहात की वजह से एंग्जायटी भी हो जाती हुँ, है, बहुत सारी वजूहात की वजह से डिप्रेशन भी हो जाता है। तो या बच्चे एडिक्शन हुँ। में पड़ जाते हैं, मैं स्टूडेंट्स को कईयों को उनको भी उस तरह भी ट्रीट करते हैं। तो वो जो फैक्टर होता है वो सोशल फैक्टर की बात राइट। है, ठीक है? सोशल फैक्टर में जब हम लोग जब ट्रीटमेंट करते हैं तो यूजुअली कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज़ देते हैं, हुँ, जिसको हम टॉकिंग थेरेपी भी बोलते हैं। तो 1 टू 1 पेशेंट के साथ बात होती है और वो बिल्कुल प्राइवेसी में होती है, उनका किस डाटा हुँ। बिल्कुल शेयर नहीं होता किसी तरह भी, उनके इवन पेरेंट्स तक नहीं बात होती है। तो बड़े कॉन्फिडेंटली वो बात करते हैं और फिर आहिस्ता-आहिस्ता उनकी ट्रीटमेंट उनको जो जो टेक्निक्स होती हैं उसके हिसाब से ट्रीट किया जाता है। तो जब एक मसला हल हो जाता है तो अक्सर ये देखा है कि साथ ही अल्टरनेटिवली दूसरा भी साथ ही होना शुरू हो जाता है। ठीक है। क्योंकि वो जो वो मेजर इंटरलिंक्ड होते हैं फैक्टर कई होता है जी, हाँ, ना, बिल्कुल। जो मेजर सोशल फैक्टर हो रहा या फाइनेंशियल फैक्टर होता है, उसमें थोड़े से अगर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, तो वो एंग्जायटी का फैक्टर भी खत्म हो जाता है। इसमें फिर आप हमारे जो हैं देखने वाले, जी, उनको जी। थोड़ा-सा और अवेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि आप में ज़्यादा इश्यूज़ जो हैं एंग्ज़ायटी के और टेंशन के और डिप्रेशन के, ये आपने मेल्स में ज़्यादा देखे या फीमेल्स में? आह, कुछ इश्यूज़ जो हैं ना, ज़्यादा डिप्रेशन के जो मैंने देखे हैं, वो फीमेल में ज़्यादा हैं, ठीक जी, है? ज़्यादा ख़वातीन में ज़्यादा। ख़वातीन में ज़्यादा होते हैं। अब हम लोग कहते हैं कि जी, कभी आपको जो पास्ट में जो कुछ हो जाता है, उसकी वजह से आपको
पास्ट की वजह से डिप्रेशन ज्यादा होता है। और जो प्रेजेंट का फ्यूचर का जो ज्यादा सोचते हैं, स्ट्रेस लेते हैं फ्यूचर का, तो उनको एंजाइटी होती है। एंजाइटी तब होती है जब आप फ्यूचर का फ्यूचर के बारे में स्ट्रेस सोचते लेते हैं। जरा अलामात भी बता दें कि अगर किसी को हो या मुझे हो तो मुझे पता लग जाए कि मुझे भी एंजाइटी है या किसी और को, वो अलामात जरा काइंडली बताइएगा, एंजाइटी की क्या अलामात होती है, इंसान की क्या कैफियत होती है? हर एक का अपना वो होता है। कई दफा हार्ट बीट बहुत तेज होती है, अच्छा, पैल्पिटेशन होती है, फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं, जल्दी रिएक्ट करते हैं, पसीना भी आता है, मतलब मुख्तलिफ अच्छा ये होते हैं। तो ये तो शुक्र है मुझे नहीं है नहीं, हाँ। और एक और चीज मैं आपको बताऊं कि साइकोलॉजी कहती है कि 2 तरीके के लोग होते हैं जो इंसानों में, एक न्यूरोटिक होते हैं, एक साइकोटिक होते हैं। ठीक है, न्यूरोटिक वो होते हैं जो कि हम सब हैं। ठीक है, हमें गुस्सा भी आता है, हम हंसते खेलते भी हैं, अगर हम क्लास में टॉप करते हैं तो हम जंप करते हैं, एक नॉर्मल बंदे से हट के हम बिहेव कर रहे हैं ना। जी बिल्कुल। हमें जब कोई दुख लगता है तो हमारे आंसू बहना शुरू हो जाते हैं, वो भी एक नॉर्मल बात नहीं है कि बैठे बैठे आंसू बहना शुरू हो जाए, तो वो न्यूरोटिक है। साइकोटिक वो लोग होते हैं जिनकी सीरियस प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिनको या तो थेरेपी से ट्रीट किया जाए या मेडिसिन से ट्रीट किया जाता है। ये डिफरेंस होता है। तो वी ऑल आर न्यूरोटिक। हम नॉर्मली किसी न किसी ह्यूमन बिहेवियर है, ये हर किसी का होता है, ह्यूमन नेचर के अंदर है या बिहेवियर में जो भी है। तो अब ये बताइए कि शादीशुदा लोगों में ज्यादा आपने मसाइल देखे हैं या गैर शादीशुदा में ज्यादा आपके? अब आप बच्चों को भी पढ़ा रही है ना? जी जी, और ए और ओ लेवल के बच्चों को भी। जी जी, तो ए वो लेवल तो से होता है, साइकोलॉजी अप्लाई होता ही ए लेवल में, ओ लेवल में नहीं होता। ठीक है, तो वो बच्चे जो ए लेवल से हैं आजकल उनको तो बच्चे फ्यूचर की एंजाइटी होती है, बच्चों को रिजल्ट की एंजाइटी होती है कि क्या मेरा रिजल्ट आएगा, अच्छा। कैसा होगा। स्ट्रेस जो होता है ना वो ज्यादा फ्यूचर का ज्यादा बच्चों को आता है। या पीयर प्रेशर होता है जो अपने साथ के स्टूडेंट्स होते हैं उनका होता है, फलां के नंबर ज्यादा आ गए, मेरे क्यों कम आ गए, और वो अपना बिहेवियर थोड़ा सा उनका। ये मैं आपको आपसे मैं एक और बात शेयर करता हूँ। प्रोग्राम का नाम है क्योंकि सच बोलो, इसलिए मैं इसका थोड़ा सा वो बेनिफिट ले लेता हूँ और आपने भी सच बोलना है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो ना माशरे को बता बता के उनको बहुत बड़ा बढ़ा दिया जाता है। जैसे हमारी एडवर्टाइजमेंट है, कमर्शियलिज्म है, वो टेक्निक सोचते हैं। उन्होंने सोचा कि जब आप स्टॉप पे खड़े होंगे तो आपको एक इश्तिहार नजर आएगा, फिर गाड़ी सिग्नल से निकलेगी तो आप उसको इश्तिहार को देखेंगे चंद सेकंड तक, तो फिर आपके दिमाग में रहेगा। लेकिन फिर एक और बंदे के दिमाग में ख्याल आया कि अगर ये इश्तिहार इसको हम बिजली के साथ चलाएं, उसे ब्लिंक करें बार-बार, तो वो अगर वो 1 मिनट गाड़ी वाला वहाँ खड़ा होगा तो वो 35 दफ़ा उसको देखेगा और 35 दफ़ा उसके दिमाग में स्ट्राइक करेगा वो जलता बुझता इश्तिहार। तो क्या ये साइकोलॉजी का जो है, जिस तरह की आपने चीज़ें बताई, ये भी एक ऐसा ही धंधा तो नहीं है कहीं? क्योंकि हमारे दौर में भी तो सारी टेंशन होती थी मैडम, हमें भी तो इम्तिहान की फ़िक्र होती थी, हमें भी फ्यूचर की फ़िक्र होती थी, लेकिन हमारे यहाँ तो काउंसलिंग कोई नहीं होती थी, कोई इस तरह के ट्रीटमेंट नहीं होते थे। ये तो मैंने खुद बीकन हाउस और रूट्स स्कूल में पढ़ाया है, मीडिया स्टडीज़ ए लेवल को। अच्छा, ग्रेट। हाँ जी, 5-6 साल मैंने पढ़ाया दोनों। फिर मैं अपना ज़्यादा बिज़ी हो गया, तो उसमें भी मैं उनको ये कहता था कि ये काउंसलिंग ये क्या आप करते हैं? हर बच्चे की एक अपनी ख्वाहिश है, उसका अपना बैकग्राउंड है, उसकी अपने मसाइल हैं। इसके बारे में भी आप कुछ थोड़ा-सा तज्ज़िया करें ना। आपने एक मुश्किल सवाल कर लिया है, बहुत ही मुश्किल है। अब आप चलिए कुछ कहें जो आपका दिल करता है। क्या मैं इस सिलसिले में कह सकती हूँ कि ये जो आप कंज्यूमर साइकोलॉजी में जो आप बात कर रहे हैं ना, एक पोर्शन होता है कंज्यूमर साइकोलॉजी, उसमें आपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे आप कह रहे हैं रिपीटेडली एक चीज को आना शुरू कर देते हैं, तो वो चीजें वो भी साइकोलॉजी का हिस्सा है। ठीक है, वो आप जितनी दफा ज्यादा चीज रिपीट होती है आप ज्यादा रिमेम्बर करते हो, आप रिकॉल ज्यादा करते हो। अगर तो आपकी वो बात तो बिल्कुल ठीक है, उस दौर में जो था वो रटा लगा लेते थे बच्चे, हम सब लोग उस दौर से गुजरे हैं। और उस दौर में एग्जाम्स भी मेरे ख्याल में इतने ऐसा होता था कि मुझे याद है कि जब मैं मास्टर्स करी थी तो हमारे कोई एसी नहीं लगे हुए होते थे। बिल्कुल ऐसा ही है।
और हाँ, एग्जामिनेशन सिंपल हाल में फैन भी होता हम था, वो भी कभी हाँ। ऑन होता था, कभी और अभी बगैर भी पंखे के हम एग्जामिनेशन हाल में 3-3 घंटे पसीने एग्ज़ैक्टली में दिया करते थे पेपर। बिल्कुल ऐसे ही है। और इवन तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है, उसके बावजूद भी आप पेपर में दे रहे होते थे। छोड़ते नहीं थे अभी पेपर तो स्कूलों में एसी अब लगे हुए हैं बच्चों के साथ बच्चों के, मैडम, और ज़रा-सा बच्चे को थोड़ा-सा हेडेक होता नहीं है तो पेपर मिस हो गया, पेपर तबीयत मिस ठीक हो नहीं मिस हो जाता है। गया। ऐसा करते मिस कर देते एक हैं। चीज़ और भी आप देखें, आप बच्चों को हमारे दौर में बच्चों को जो है ना डाँट देता था टीचर और उसे बिल्कुल। समझाता था और कहता था कि अपने अब्बा को लेकर आओ कल, या फिर लिख के नोट डाल देता था कि इसका जवाब लेकर आओ अपने वालिद साहब से डिस्कस करा के कि बच्चे ने फलां हाँ। जगह कोताही की है। अभी मैंने आपने अपना वाकया आपको बताता हूँ। बीकानेर स्कूल में मैंने अपनी मैडम को जाके बताया कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मीडिया स्टडीज़ के, ये 2 लड़कियाँ और 1 लड़का, ये क्लास में नहीं आ रहे। बंक कर रहे हैं कई क्लास महीने में। हो रहे हैं हुँ। और ये अभी भी देखें वहाँ बैठे हुए हैं सीढ़ियों पे। हुँ, मैं हुँ। इनको डाँटूँ अभी जाके? हुँ। तो मैडम ने कहा, "ना, ना, ना शहरियार बिल्कुल ऐसा ना डाँट करना, रहे ये तो छोड़ जाएँगे हमें।" इतना मुझे कमर्शियल हो गया ना। हाँ, इतना मुझे दुःख लगा मैडम इस बात का बिल्कुल। कि एक उस्ताद जो जिसे हमें कहा करते थे कि रूहानी बाप होता है, हमारे दौर में कहते थे उस्ताद को हम इतनी रिस्पेक्ट देते थे। मैंने कहा मैं अगर अपने स्टूडेंट्स को डाँट भी सकता तो इसका मतलब है मैं उनके साथ शरीक-ए-जुर्म हो गया हूँ। बिल्कुल। तो ये इस हवाले से तो भी आप उस बिल्कुल सैक्रिफाइस और सही कुर्बानी कहते की हैं। बात मैं करें इस ना। बात को ना, एक है कि स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, आपने ये सुना होगा ना? बिल्कुल मैम। वो चीज़ अब नहीं है। तो डेफिनिटली हम वही काम कर रहे हैं, स्पॉइलिंग द चिल्ड्रन। पहले होता था, अगर जब रॉड साथ, जब तक डंडा नहीं, पिटाई नहीं होती थी, बच्चे सीधे नहीं होते थे। और ये कहावत अंग्रेजों ने बनाई थी, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। अब तो बिल्कुल वो नहीं है, खत्म हो गया। तो अब बच्चों की वो बिल्डिंग, वो जो कहते हैं ना, उनकी जो पर्सनालिटी बिल्ट अप होती है, वो इस तरह नहीं हो पाती अब। और यही वजह है कि वो एंजाइटी की तरफ भी जा रहे हैं, यही वजह है वो डिप्रेशनों में भी और जा रहे हैं। इसकी वजह मैं समझता हूँ जी वो पेरेंट्स हैं और उसके नाना-नानी, दादा-दादी हैं, मैं ये समझता हूँ। क्योंकि स्पॉइल कर रहे हैं। हमने अगर बच्चे को डाँट दिया ना अपने बच्चे को, तो वो ये कहेंगे कि आपने मामू के सामने या खाला के सामने बच्ची को बिल्कुल डाँट दिया। बेइज्जती कर जबकि मैंने उसका आर्गुमेंट ये दिया, मैंने कहा जब एक टीचर 40 बच्चों की स्ट्रेंथ होती थी क्लास में, वहाँ आपको डाँट देता था या कोने पे खड़ा कर खड़ा देता था, कर ये देता कहता था था। बेंच के ऊपर खड़ा हो जा, तो उस वक़्त तो आपकी ईगो मजबूर नहीं होती थी। लेकिन अगर बाप डाँट दे तो आपकी ईगो अब मजबूर होती ईगो है। मजरूह हो जाती है, बिल्कुल। आप देखिए ना कि हमारा हाँ। वो जो है ना औलाद पे जो है, हम समझते हैं कि अब वालिदैन कुर्बान हो गए हैं। इस ईद उल अज़हा का ये पैगाम है कि वालिदैन वालिदैन औलाद की पे कुर्बान कुर्बानी हो गए। हो गई है। अब प्रोग्राम के इख्तिताम पे आप कुछ अपने हवाले से या कोई मैसेज देना चाहें कुर्बानी के अगराज़ व मकासद के हवाले से, जी, बस हम या असल में उनका थोड़ा-सा जी। हो गए थे, जी, जी। ट्रैक से हट भी गए कुर्बानी के हवाले बस वो से मैंने थे। कहा अब इतने सारे सवाल हैं तो कुछ नहीं, और बिल्कुल चीज़ें भी आपकी चलते हैं बात साथ। है। तो कुर्बानी के ये, मैं तो यही कहूँगी कि जी एज़ अवाम अगर हम कुर्बानी करें तो हम अपने इर्द-गिर्द लोगों को देखें, अपने हमसायों में देखें जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं हो रही, अपने रिश्तेदारों को देखें जो कि नहीं अफ़ोर्ड कर पा रहे, तो आप खुले दिल से उन तक उनका हिस्सा पहुँचाएँ। जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा। सच बोलो मेरे साथ मौजूद थी स्टूडियो में समाजी और सियासी कारकुन नाहिद वदूद साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट की विमेन विंग की सीनियर नायब सदर हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।